अपने अपने माइक्स ऑफ रखिए। वांट टू स्पीक, लेट मी। ओके जी, आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। पहले इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक जो है 2021 के लिए एक्सपेक्टेड भी है। वो एक जनरल थीम दे सकता है या वो स्पेसिफिक कर सकता है एग्जामिनर। तो पहले हम क्लाइमेट चेंज को पढ़ लेते हैं, इसके सारे जो आइडियाज हैं, इसकी जो थीम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसको हम डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स के अंदर एक डिस्कशन कर लेंगे। क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके लिए पहले हमने क्लाइमेट को पढ़ना है कि क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट किसी भी एक स्पेसिफिक जगह पे एक एवरेज वेदर को कहते हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एक एरिया के अंदर वेदर कंडीशंस इन जनरल या और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जो है उसको क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन अगर हम क्लाइमेट को देखें तो ये लॉन्ग पैटर्न है किसी भी एरिया का, जो कि एवरेज 30 to 40 इयर्स के लिए लिया जाता है। अब जो चेंज है वो इस एवरेज कंडीशंस के अंदर शिफ्ट को कहते हैं। तो अगर हम एक आम सी आसान सी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो क्लाइमेट चेंज जो है वो डिफाइन किया जा सकता है सिग्निफिकेंट वेरिएशंस एवरेज वेदर कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल हम कहें कि कंडीशंस जो हैं वो वार्मर, वेटर और ड्रायर होती जा रही हैं ओवर सेवरल डेकेड्स और मोर। यानी कि टाइम के अंदर वो जो कंडीशंस हैं उनमें अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशन आए, वो वेरिएशन वार्मर हो सकती है, कोल्डर हो सकती है, ड्रायर हो सकती हैं और वेटर हो सकती हैं, इसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज खुद एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज को डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम नेचुरल वेदर वेरिएबिलिटी। नेचुरल वेदर वेरिएबिलिटी यानी कि वो कंडीशंस जो नेचुरली ही चेंज हो रही हैं, उसकी बजाय हम एक टर्म डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं कि ये जो चेंजिंग वेरिएशंस हैं, सिग्निफिकेंट वेरिएशंस हैं ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसको जो पुश किया है वो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स ने किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, टाइम पीरियड के दौरान किसी भी स्पेसिफिक प्लेस में, और स्पेसिफिक प्लेस यहां पर ग्लोबल है, उसमें एवरेज वेदर का चेंज होना क्या मतलब रखता है थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड। इकोनॉमिक से लेकर इंडिविजुअल लाइफ पैटर्न तक ऑलमोस्ट हर चीज इससे जुड़ी है। इकोनॉमिक्स से लेकर इंडिविजुअल के लाइफ पैटर्न तक इससे हर चीज जुड़ी है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस चेंज के साथ जुड़ी है कि वो लोग जिन्होंने लीस्ट कंट्रीब्यूशन की है इस एवरेज वेदर वेरिएशन के अंदर, या उन एक्टिविटीज के अंदर जो रूट कॉजेज हैं क्लाइमेट चेंज की, are the most likely to suffer from its worst impact, जो हम आगे देखने जा रहे हैं।
हमें कैसे पता चला जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है? कोई साइंटिफिक प्रूफ? यस, फ्री रिंग्स, कोर्स, कोरल्स, ओशंस और लेक की सेडिमेंट्स, कोर्स, फ्री के रिंग्स, कोरल्स, ओशन और लेक्स के सेडिमेंट्स। कोरल देख ले, कोरल क्या हुआ करता है? कोरल को हम एक ऐसे हार्ड सब्सटेंस को कहते हैं जिसको सिक्रीट किया हो। कोरल एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसको सिक्रीट किया होगा मैरीन ऑर्गेनिज्म ने। ठीक हो गया जी? तो कोर्स, ट्रीज, रिंग्स, कोरल्स और ओशंस जो हैं, इनके सेडिमेंट्स ने साइंटिस्ट को एनेबल किया है कि वो अर्थ के क्लाइमेट रिकॉर्ड को मिलियन ऑफ ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकें। और फिर उन रिकॉर्ड्स ने, जिसको साइंटिस्ट ने मिलियन ऑफ ईयर्स तक चेक किया है, एक कंप्रीहेंसिव लुक दी है लॉन्ग टर्म चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स या वेरिएबल्स ऑफ अर्थ। ये जो रिकॉर्ड्स जो साइंटिस्ट को मिले हैं, वो रिकॉर्ड एक कंप्रीहेंसिव लुक देते हैं लॉन्ग टर्म चेंज इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशंस, लैंड सरफेस और फिर क्रायोस्फीयर्स, जिसको आप फ्रोजन वाटर सिस्टम कहते हैं। ये रिकॉर्ड्स हमें कंप्रीहेंसिव लुक प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट इन डेटा को, जो डेटा मिलता है, सोफिस्टिकेटेड क्लाइमेट मॉडल्स में यूटिलाइज करते हैं और फिर प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं फ्यूचर क्लाइमेट ट्रेंड्स को और प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ यहां से हमें मिलता है थोड़ा सा। क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग सेम है? नो। ग्लोबल वार्मिंग एक एस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, इट इज नॉट द सेम थिंग, बट हम लेमैन में इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं क्लाइमेट चेंज को विद ग्लोबल वार्मिंग के साथ। लेकिन जो रिसेंट ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का राइज है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये जस्ट वन एस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज का। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रियल नहीं है। उनके लिए साइंटिफिक प्रूफ थोड़ा सा हमने ऊपर डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी क्लाइमेट डिनायर्स हैं और ऐसे कुछ लैकीज हैं जो क्लेम करते हैं। लैकीज, LACKEY। लैकीज का मतलब होता है सर्वेंट। ठीक है? जो बेसिकली किसी और के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। तो क्लाइमेट डिनायर्स और फॉसल फ्यूल लैकीज ये क्लेम करते रहे हैं, ये क्लेम करते आ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि साइंस और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो फार फ्रॉम सेटलमेंट है। बट उसके बावजूद भी देयर इज नथिंग टू डिबेट एंड क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी।
क्योंकि एक तो हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है और दूसरा कुछ हमारे पास और फैक्ट्स अवेलेबल हैं जो कोई भी ह्यूमन रेशनल माइंड खुद जज कर सकता है। सबसे पहले इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज देखते हैं। लेट्स से वो डोनाल्ड ट्रंप लैकीज है जी, जो फुटप्रिंट फॉलो करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के। तो इसके अलावा हम कुछ और चीजें देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या कहते हैं, और हम एक ह्यूमन रेशनल माइंड इसको कैसे देखता है ये चेक कर सकते हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल साइंटिफिक बॉडी है जो कि इस फिनोमिना को, क्लाइमेट चेंज के फिनोमिना को असेस कर रहा है। उसके मुताबिक क्लाइमेट सिस्टम का वार्म होना अनइक्विवोकल है और 1950s से जो ऑब्जर्व चेंजेस सिस्टम देख रहा है वो अनप्रेसिडेंट्स हैं ओवर डेकेड्स टू मिलेनिया। मतलब जब वो कंपेयर करता है, एक्सपोज करते हैं डेकेड्स के साथ और प्रीवियस मिलेनियास के साथ, तो आईपीसीसी कहता है कि जो वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम है एक तो इक्विवोकल है और उसके साथ साथ 1950s से जो ऑब्जर्व चेंजेस हैं ये अनप्रेसिडेंट हैं ओवर डेकेड्स टू मिलेनिया। एटमॉस्फेयर और ओशंस दोनों वार्म हो चुके हैं। अमाउंट्स ऑफ स्नो एंड आइस, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो इस दुनिया से गुम हो चुका है और सी लेवल राइज हो चुका है। और ये तीनों एक्टिविटीज इस वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम से अनप्रेसिडेंट हैं जब हम इसको प्रीवियसली कंपेयर करते हैं 1950s के बाद। इसके बाद कुछ हम अपनी भी देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलता है। पहला, दो 2010 से 2019 तक लास्ट डेकेड हम देख चुके हैं was hotter than any other decade in the last or at least past 1300 years data book। 1300 साल पुरानी डेटा बुक्स के मुताबिक जो लास्ट डेकेड था वो हॉटर था देन एनी अदर डेकेड। और फिर 2021 का जो फर्स्ट हाफ हम अब तक गुजार चुके हैं, रिकॉर्ड हीट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, रिकॉर्ड ड्राफ्ट्स एंड वाइल्ड फायर्स, चाहे वो यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड रेनफॉल एंड फ्लडिंग इन यूरोप, जिसको आप अर्बन फ्लडिंग कहेंगे। तो ये एक साल का फर्स्ट हाफ ऑलरेडी डिफरेंट रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। ठीक है, ये एक ह्यूमन माइंड को ये एक्टिविटीज नजर आती है। क्लाइमेट चेंज इज रियल विदाउट एनी डिबेट, बट अगर ये रियल है तो इसको कैसे समझा जाए। एक डायग्राम आप लोगों के साथ शो की है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बचपन में आपने पढ़ी होगी एफएससी मैट्रिक के अंदर। सबसे पहले आपका जो सूरज भाई हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर को रेज भेजते हैं, वो रेज एटमॉस्फेयर से पास होती हैं, उनमें से कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं स्पेस में, अर्थ को अलाउ करती हैं कि ब्रो कूल हो जाओ, लेकिन कुछ रेज ट्रैप हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से। अब वो जो ट्रैप इंक्रीज होगा, हीट ज्यादा आएगी, रिटेन होगी और टेम्परेचर इंक्रीज हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे जीने की एक अहम वजह भी हुआ करती है। लेकिन अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रैपिंग इंक्रीज हो जाए और एटमॉस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाए, जो हम आगे देखने जा रहे हैं कि कितनी बढ़ेगी या बढ़ चुकी है, तो फिर क्या होगा, फिर इसकी प्रॉब्लम शुरू होंगी। पहले कॉजेज देखते हैं। अर्थ का जो
क्लाइमेट सिस्टम है वो बहुत आसान है, एक आम से बंदे के लिए उसकी मैकेनिक्स को समझना कोई मुश्किल नहीं है। एनर्जी सन से आई, अर्थ ने रिफ्लेक्ट किया, स्पेस में गई, क्लाउड और आइस, ठीक है, इसी सूरत में। और जब अर्थ का एटमॉस्फेयर एनर्जी रिलीज करता है, प्लैनेट कूल हो जाता है। जब वही अर्थ एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा और जब एटमॉस्फेरिक गैसेस हीट की रिलीज को प्रिवेंट करेंगे अर्थ से कि वो स्पेस में वापस जाए, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, प्लैनेट वार्म। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ने जो कि नेचुरल और ह्यूमन हैं, वो अर्थ के इस सिंपल क्लाइमेट सिस्टम की मैकेनिक्स को इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं सिंस एजिस, और कर भी सकते हैं। तो पहले नेचुरल कॉजेस देखते हैं कि लैकीज सच्चे हैं या नहीं। जब इंसान अभी था ही नहीं और ह्यूमन सोसाइटीज की एग्जिस्टेंस हंटर गैदरर्स की सूरत में थी ही नहीं, अर्थ फिर भी वार्म हुआ था और कूलिंग फेजेस से गुजरता था। उस टाइम पे जो फोर्सेस कंट्रीब्यूट कर रही थी आइस एज का अगर फिनोमेना है, तो वो जो ग्लोबल या अर्थ का टिल्ट है 23.4 डिग्री, वो स्लाइटली थोड़ा ज्यादा था, तो सन की रेडिएशन का लेवल जो है उसमें थोड़ी सी चेंज आई थी। बट जो अब नेचुरल कॉजेज हैं जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो सन की इंटेंसिटी है। बट चूंकि 23.4 डिग्री का टिल्ट है अर्थ का, तो सन की इंटेंसिटी एक्चुअली और ज्यादा बढ़ या कम नहीं रही। वोल्केनिक इरप्शंस हैं, उसमें 1000 years, 10,000 years, और फिर इंस्टिंक्ट वोल्केनोज, रिंग ऑफ पैसिफिक फायर के करीब 451 वोल्केनोज देखें भी सही, अगर हम वहां पर मौजूद हैं, या 75% हमारे वोल्केनोज जो हैं वो इस रिंग के करीब हैं। ये एक रीजन है, ठीक है, पैसिफिक के करीब ईस्ट और वेस्ट में, जो हॉर्स शू की तरह हैं, लेकिन इसमें भी जो इरप्शंस हैं वो बहुत कम ऐसी हैं जो एक्टिव इरप्शंस हैं। 1000 years और 10,000 years बैक तक की लास्ट इरप्शन को एक्टिव में कंसीडर करते हैं। बट इसके जहां पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा हैं, वहां नेगेटिव थोड़े कम हैं। फिर ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन की जो नेचुरल अकरेंस में चेंज है, वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है जो क्लाइमेट चेंज को इंपैक्ट करता है। लेकिन इन नेचुरल एक्टिविटीज ने इंडिकेट किया कि मिड 20th सेंचुरी से ये काम तो मुसलसल हो रहे हैं। वोल्केनिक इरप्शन 10,000 years ago से शुरू देखें, लास्ट इंस्टिंक्ट अवेलेबल एक्टिव मैग्मा जिसमें मौजूद था 10,000 साल पहले तक, वो अभी तक एक्टिव कंसीडर किया जा सकता है या डोरमेंट कंसीडर किया जा सकता है। आई होप आपने इसको एवरीडे साइंस में पढ़ा होगा। और 451 वोल्केनोज हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो 1040 फ़ारेनहाइट से 2300 फ़ारेनहाइट तक वेरी करता है, बट राउंड द मैग्मा। लेकिन 20वीं सदी के मिड से ये एक्टिविटी जो है मच फास्टर रेट पे हो रही है देन एवर बिफोर। सो इसको हम सिर्फ नेचुरल कॉजेस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, देयर मस्ट बी सर्टेन अदर कॉजेस। सो लेट्स डिस्कस दोस कॉजेस। इसके बाद हैं एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस जो ह्यूमन एक्टिविटी से जनरेटेड है। मोर स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट यू एंड मी विद द 34 पीपल, और मेरे साथ 35 हो गए, और अभी देखते हैं एंड तक हम बचते कितने हैं। ठीक है, आई नो कि आप लोग सारा दिन से फेड अप हुए होंगे, मैं 2 बजे क्लासेस ले रहा हूँ, एंड तक देखते हैं कितने बचते हैं। वी द पीपल, यू पीपल
और उसमें से हम सारे जो 34 बच्चे हैं, लोग हैं, ऐसे ही we the 7 billion people of this globe more specifically are responsible because we are associated with the greenhouse gas emissions, क्योंकि हमने हमारी एक्टिविटी ने इसको जनरेट किया है। और दिस इज द लीडिंग कॉज of Earth's rapidly changing climate today. How? ठीक है जी, एक तो हम ये देखें कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो फिनोमिना है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कीपिंग द प्लैनेट वार्म इनफ टू इनहेबिट। बट जब हम ये ज्यादा बदतमीजियां करना शुरू कर दें इसके साथ, देखें एक गुम हो गया 33। नहीं, अभी मैंने मेहनत की है इस पर, थोड़ा सा इसको स्लाइड में नहीं है ताकि आप लोगों को कुछ समझा सकें। अब ग्रीन हाउस गैसेस ऊपर हम देख चुके हैं, एक नेचुरल एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्लेनेट को वार्म इनफ करे कि हम उसमें रह सकें। 2 बचे गए, चलो गुड है, रिकॉर्डिंग मंगनी इन्होंने करने को। लेकिन जब हम ये हरकतें ज्यादा करते हैं इसके साथ, हमारी ह्यूमन एक्टिविटी 7 बिलियन लोगों की, और उसमें से फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो हमने डेवलप्ड वर्ल्ड की गर्दान को शुरू करके एक्टिविटीज की हैं, उसके कुछ सोर्सेज हैं। सबसे पहले यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी एजेंसी कहती है कि करंट कंसंट्रेशन ग्लोब की, जब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को देखते हैं, वो कंसंट्रेशन सिर्फ इन 3 गैसेस की पास्ट 800,000 ईयर्स के मुकाबले में ज्यादा है। सो चीफ क्लाइमेट कंट्रीब्यूटर कार्बन डाइऑक्साइड प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अब तक 46% ज्यादा कंसंट्रेशन की सूरत में अवेलेबल है या कंसंट्रेटेड है। इसका क्या रोल होगा जो गैस ट्रैप हो चुकी है? ये एक सोर्स है जो ग्रीन हाउस गैसेस में एडिशन कर रहा है, और वो फिर रिजल्टेंटली इसको अपना हिस्सादार बनाए हुए है। दूसरा, अगर हम सोर्स देखें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, गैस, चाहे वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए था, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हीट इंजन के लिए था, कंबशन के लिए था, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए था, ये फॉसिल फ्यूल का बर्न करना प्राइमरी सोर्स था ह्यूमन जनरेटेड इमिशंस का। इसने फिर GHG की कंसंट्रेशन में रोल प्ले किया। सोर्स 3 देखते हैं। थर्ड मेजर सोर्स फिर हमारी एक्टिविटी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, इसको कहते हैं सिक्विस्टर्ड स्टोर्ड कार्बन। ने कार्बन जो फॉरेस्ट यूज करते थे वो एयर में रिलीज हो गई। दिस इज अ फैक्ट। साथ मैंने लिखा भी इस तरीके से है कि आप लोगों को पैराग्राफ लिखने का तरीका भी मैं सिखा सकूं साथ। तो अब आपको ये पैराग्राफिंग करवानी है, मैंने यहां पर खुद लिखवाना है अभी आपसे कि ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है और ये तीसरा पैराग्राफ है, कि कोहेरेंस मेंटेन हो जाए। ये अभी मैं आपसे करवाता हूं एज अ टास्क, एज एन एक्टिविटी। थर्ड मेजर सोर्स जो है वो डिफॉरेस्टेशन है, जो रिलीज करता है सिक्विस्टर्ड और स्टोर्ड कार्बन इनटू एयर। दिस इज अ फैक्ट। एक्सप्लेनेशन देते हैं विद एविडेंस। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है जी। यूं पैराग्राफ लिखने का तरीका ठीक है या आपको अलग क्लासेस ली जाएं इसकी, तो आप खुद बताएंगे। अब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं विद एविडेंस, सेकंड और थर्ड सेंटेंस लिखते हैं। सो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है हमारी। इट इज एस्टिमेटेड दैट logging, clear cutting, fires or other forms of forest degradation
एवरेज 8.1 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर रिलीज कर रही है, जो इन्होंने स्टोर रखनी थी, यूज करनी थी। और ये ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का 20% है। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन विद एविडेंस। अगला क्या करना है? हेंस सो देयरफॉर दिस सोर्स is one of the major causes related with human activity and responsible for climate change. Now paragraph end. How many words are there? 72. बस 8 वर्ड और ऐड कर लें तो 80 वर्ड्स का पैरा हो जाता है। कुछ ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें, ठीक है। इसे इजी लिखना आसान है अगर आप लिखना शुरू करेंगे। तो थर्ड मेजर सोर्स इज डिफोरेस्टेशन। इससे पहले आप क्या करेंगे? फर्दरमोर द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये सेकंड मेजर सोर्स है। पहला सोर्स वैसे दे दें अकॉर्डिंग टू यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। और इसका जो है फैक्ट ऐड हो गया। एक्सप्लेनेशन के साथ 2 लाइनें और लिख लें और कंक्लूड कर लें पहले पैराग्राफ को। सेम गो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमें नहीं करनी होती पैराग्राफिंग लिखने में। नेक्स्ट इज जी सोर्स 4 देखते हैं। कोई और एक्टिविटीज जिन्होंने रोल प्ले किया होगा क्लाइमेट चेंज को रैपिडली अनप्रेसिडेंटली प्रीवियस 800,000 ईयर्स के साथ कंपेयर करके फास्ट करने में, वो एयर पोल्यूशंस हैं हमारी, जिसको हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। एक्चुअली वो फर्टिलाइजर प्राइमरी सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड का जो इमिट होती हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शंस हैं, चाहे हम कैटल, बुफेलो, शीप और गोट्स, मेजर मैथीन इमिटर्स हैं, ये फिर प्राइमरी सोर्स है। अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन हम ह्यूमन एक्टिविटी यूज करके, सो onus of responsibility is not on the developed world only, onus of responsibility is on both world, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है कोल, ऑयल और गैस यूज करके इलेक्ट्रिसिटी, हीट और ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो हम अमेज़न की डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं या वो लेवल हमारे पास ऑलरेडी कम है और उसको फर्दर अपने लिए यूज कर रहे हैं, उसे 20% ऑफ द ग्लोबल CO2 को इमिट कर रहे हैं, या फिर वो डेवलपिंग वर्ल्ड की एग्रीकल्चर हो और लाइफस्टाइल प्रोडक्शन हो। तो ऑनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ह्यूमन इज ऑन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 80, 82, 85, 90 वेरी कर सकता है। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कैसे आमिर, सदामा बतूल और अहमद राव, अक्सा, ये लोग, अवैस जिनका नाम नहीं लिया, वो भी सारे शामिल हैं। अब ख्याल भी हमने करना है कैसे, ये जो वरीइंग ट्रेंड हमने देखा है ना, 20% ऐड करने का कार्बन डाइऑक्साइड, 46% कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी ऐड है, डिफोरेस्टेशन हम यूज कर रहे हैं, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ट्रेंड को रिवर्स करने की, वो भी हमारे पास है। 97% एक्टिवली पब्लिशिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट इंडोर्स करते हैं, कंसेंसस है उनका, that human are the lead drivers of climate change, और ये humans specific part of the world से नहीं है, they cannot avoid their role, they cannot negate their role। अब क्या हमारे पास नेशनल कार्बन सिंक्स अवेलेबल हैं जिसमें हम देखना चाहें कि नेचर कोई हमें सपोर्ट करेगी या खुद ही हमने ये रोल प्ले करना है? Yes, we do have natural carbon sinks जो ट्रैप करते हैं फॉरेस्ट और ओशन। अब इनके साथ भी हम थोड़ी सी बदतमीजियां कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिफोरेस्टेशन में जा रहे हैं,
ओशंस को हम एसिडिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी ये दोनों काफी नहीं है। यस, वी डू हैव नेचुरल कार्बन सिंक्स, बट एक तो हम इनके साथ खराबियां पैदा कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो दे आर नॉट सफिशिएंट। एंड चलो, ये मैं नाम लिख रहा था आज आमिर हमीद सियाल के, वाई दे आर नॉट हेल्पिंग अस। ये राइजिंग एमिशंस के साथ कीप अप नहीं कर सकते। एक तो हमने इनका अपना नुकसान कर लिया है, और दूसरा ये इसके साथ कीप अप भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से रैपिड अनप्रेसिडेंट एमिशंस हो रही हैं, इनके साथ ये दोनों मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या इफेक्ट्स हैं जी? कॉजेज हो गई, इफेक्ट्स क्या हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो 2021 की आई है, तो कहती है कि अगर हम मिटिगेट ना कर पाए और हम क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट ना कर पाए, मिटिगेट और अडॉप्ट दोनों, तो मोस्ट इंपैक्टफुल रिस्क जो होगा वो कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड जो फेस करेंगी, वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और वाटर क्राइसिस जितना होगा। अगर फेल हो गए मिटिगेट करने में और क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने में, तो मोस्ट इंपैक्टफुल रिस्क फेसिंग कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड अहेड ऑफ इवन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और वाटर क्राइसिस, इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब हमने इसका इफेक्ट देखना है ह्यूमन बॉडीज पे, ह्यूमन पे, तो कैसे देखना है आपने पढ़ना है, तो इसको यूं देखें, क्लाइमेट चेंज एंड नेचर, climate change and nations, climate change and women, climate change and children, climate change and globe। हम ऐसे कुछ इफेक्ट्स देखने जा रहे हैं अभी, जो कि मैंने इसी कैटेगरी में बनाने की कोशिश की है ताकि कंप्रिहेंसिव हो। अब क्लाइमेट चेंज और नेचर का क्या ताल्लुक है और ये इसको किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है? Think about the place we live in, water we drink and air we breathe. Once imagine the transformation of ecosystem जो ये चीजें सपोर्ट कर रहा है, place we live in and water we drink as well as the air we breathe. Climate change इस transformation में role play कर रहा है। Now think again, this place is sustainable enough to support living? This place is sustainable enough to provide us a fresh available water, which is already scarce. Just 3% available is fresh, and उसमें से भी 1.7 is trapped. Think about the air we breathe. और अगर वो transform हो गया with the amount of activities we are doing since 1950s या 19th century से, फिर आप सोचें, थोड़ा सा मुश्किल होगा सोचना आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। So it is undisputable कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो हैं वो सर्टन ग्रुप्स को मिलने हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, पीपल ऑफ कलर, इंडिजीनियस कम्युनिटीज और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज अ ह्यूमन राइट्स इशू। ये खाली खुद भी टॉपिक आ सकता है, इससे भी गप लगाते हैं कि कैसे ऐसा टॉपिक आ जाए तो कैसे देख सकते हैं। कैसे जी? तो पहले नेचर पे इफेक्ट्स देखते हैं इसके। पहला इफेक्ट है एक्सट्रीम वेदर। जैसे ही ये इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म होते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट होता है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर ही वो वह चीज है जो कलेक्ट, रिटेन और ड्रॉप करता है वाटर को, कलेक्ट, रिटेन और ड्रॉप। लेकिन जैसे ही ये पैटर्न चेंज होगा, अच्छा मैं स्लो स्पीड करूं, बाकियों को भी इशू आ रहा है आज तेज बोलने का। असल में मैं जल्दी जल्दी आउटलाइन पे जाना चाहता था। हाँ जी, बाकी बच्चे सारे इशू आ रहे हैं? परवा
जो मेरे नाम सामने आया, अहमद राव, अनम, अरशद मलिक, हबीबा, हारिस बिन जमाल, किरण, मलिया, इजाज, शुएब, नवीद, पाकीजा, सदामा, शाहरुख, साद, ओके है, ठीक है। अच्छा, मैं आउटलाइन की तरफ जाना चाह रहा था ताकि कुछ कवर कर सकें ज्यादा इस एक टॉपिक को डिफरेंट डिस्कोर्सेज में। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है हम एटमॉस्फेयर पे देखते हैं। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन इकोसिस्टम की है, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर पे है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर ही हमारे लिए पानी को कलेक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉप की सूरत में रिटेन रखता है और ड्रॉप करता है, और वही फ्रेश वाटर अवेलेबल हमारे लिए एक सोर्स है। अब वेदर के पैटर्न्स अब चेंज होते हैं और वो वेट एरियाज को ज्यादा वेटर बनाते हैं और ड्राई एरियाज को ड्रायर बनाते हैं। तो फिर क्या होगा? जैसे यहां पर ये देख लीजिएगा कि पहले मैंने वो रीजन लिखी है कि भाई अर्थ एटमॉस्फेयर ये काम करता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने वेट एरियाज को वेट किया और ड्राई एरियाज को ड्रायर किया, तो फिर हाई टेम्परेचर वर्सन होगा और इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी को, डिजास्टर्स की, स्टॉर्म्स की, फ्लड्स की, हीट वेव्स की और ड्रॉट्स की। अब ये इवेंट्स फिर डिवास्टेटिंग और कॉस्टली कॉन्सिक्वेंसेस रखते हैं। एक तो हमारे क्लीन वाटर की एक्सेस को जियोपर्डाइज करेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल वाइल्ड फायर्स को फ्यूल करेंगे, और हमने देखा भी है, चाहे वो अमेज़न फॉरेस्ट है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। प्रॉपर्टी डैमेज करेंगे, हैजार्डियस मटेरियल स्पिल्स बनेंगी, एयर पॉल्यूट करेंगे, और फिर लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है। सेकेंड जो नेचर को इफेक्ट होगा वो एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, एक दूसरे को डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब जब इनका ताल्लुक डायरेक्टली है, तो जब अर्थ का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर राइज होगा, तो ना सिर्फ हमारी एयर जिसको हम ब्रीथ करते हैं वो डर्ट एयर होगी, विद स्मोक एंड सूट लेवल राइजिंग अकॉर्डिंगली। इसके साथ साथ वो मोर एलर्जेनिक पोल्यूटेंट से फिल होगी, जैसे मोल्ड हो गया, और उसके साथ साथ फिर थैंक यू टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और मोर फ्लड्स, फिर पोलन, लॉन्गर स्ट्रॉन्गर पोलन सीजन्स होंगी, इवेंचुअली एयर पोल्यूशन फिर फर्दर रिस्क बढ़ाती है। हेल्थ रिस्क क्या जुड़े हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि क्लाइमेट चेंज 2,50,000 एडिशनल डेथ पर ईयर की रीजन बन रहा है, और 2030 से 2050 तक ये एनुअली एड अप होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, सो द नंबर ऑफ फैटलिटीज एंड इलनेस फ्रॉम हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर और किडनी डिजीज बढ़ेंगी, और फिर इसके साथ साथ जो एयर पोल्यूशन वर्सन होती है, रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम होगा उन 300 मिलियन लोगों के लिए जो अस्थमा वर्ल्ड वाइड के साथ रह रहे हैं। एयरबोर्न पोलन होगी, ठीक है, और फिर एलर्जी सफरिंग्स वो भी साथ शामिल है। नेचर को और क्या हिट कर रहा है? राइजिंग सी। खाली आर्कटिक देख लें तो उसका जो हीट अप है वो किसी प्लेनेट के और हिस्से से ज्यादा है कंपैरेटिवली। जैसे ही उसकी आइस शीट्स मेल्ट होती हैं सीज में, ओशंस आर ऑन ट्रैक टू राइज, और वो 0.9 to 3.61 feet by end of this century होगा। And most importantly, the last day I was reading about climate change and food security of Pakistan, सबसे ज्यादा ओशन राइज जो है वो पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है।
till the end of 2100 यानी कि 21वीं सदी के एंड होने पे ये एवरेज 5.2 से 8.6 फीट तक जा सकता है। इससे क्या होगा, ये कोस्टल इकोसिस्टम को थ्रेट करेगा और वो लो लाइंग एरिया, जस्ट थिंक अबाउट पैसिफिक रिंग ऑफ ओशन एंड आइलैंड नेशंस, सब ज्यादा रिस्क इन पे है और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सिटीज को भी ये तंग करे हुए है, कर सकता है। न्यूयॉर्क हो गया, मियामी हो गया, मुंबई इन इंडिया हो गया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, कराची पाकिस्तान में, ढाका आपका हमसाया ममालिक दोस्त। तो राइजिंग सी लेवल भी और इसके इम्पैक्ट्स भी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा नेचुरल सिंक है वो एसिडिक होता जाएगा वार्मर होने के साथ साथ, यानी कि ओशंस डू हैव द कैपेसिटी टू ट्रैप कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्लाइमेट को या एटमॉस्फेयर को सस्टेनेबल बना सके, बट राइज जो है वो इतना अनप्रेसिडेंट है कि उसको एसिडिक बना रहा है। अब नेचुरली जो अर्थ के ओशंस हैं वो 1/4 या 1/3 ऑफ फॉसिल फ्यूल इमिशंस को अब्सॉर्ब करते हैं। अब जब ये फॉसिल फ्यूल इमिशन बढ़ती जाएगी तो नाउ द ग्लोबल ओशंस आर 30% मोर एसिडिक देन दे वर इन प्री इंडस्ट्रियल टाइम, यानी कि जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी जस्ट आफ्टर दी एग्रीकल्चरल सोसाइटी, बड़ी दूर की बात नहीं है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम बिल्कुल पास का है, स्टार्ट ऑफ कैपिटलिज्म, उससे पहले फ्यूडल सोसाइटी एग्जिस्ट किया करती थी। उससे अब तक इन जस्ट 1.5 सेंचुरीज इट इज 30% मोर एसिडिक। अब जब ये मोर एसिडिक है तो ये इकोनॉमीज को भी हर्ट कर रहा है, ये कोरल्स को भी हर्ट कर रहा है, ये मैरीन स्पीशीज को भी हर्ट कर रहा है, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं और एक्सटिंक्ट होने का चांसेस बढ़ता जा रहा है। वो इकोनॉमीज जो इन पे जुड़ी हैं, इनसे इनका मेजर शेयर है, उन पे साफ जाहिर है कि ज्यादा इफेक्ट होगा। अब क्या है, पहला एसिडिफिकेशन जो है वो अंडर वाटर लाइफ को थ्रेट पोज कर रही है, शेल फिशरीज पे इनका इम्पैक्ट है, फिश, बर्ड्स, मैमल्स जो शेल फिशेस पे रिलाय करते हैं वो खत्म होंगी, नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, कोस्टल कम्युनिटीज जो फिशिंग और सी फूड प्रोडक्शन पे अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कराई पड़े हैं, लोकल इकोनॉमी को, ये इम्पैक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन तक जा सकता है। फिर ओशन टेम्परेचर का राइज होना, वो अंडर वाटर स्पीशीज की पॉपुलेशन को उसकी रेंज को चेंज भी कर रहा है और खत्म भी कर रहा है। इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग इवेंट, एंड दिस इवेंट इज कैपेबल ऑफ किलिंग एंटायर रीफ्स, इकोसिस्टम जो कि 20% ऑफ मैरीन लाइफ को सपोर्ट किए हुए है। दिस सिंगल एक्टिविटी 20% ऑफ ऑल मैरीन लाइफ को खत्म कर सकता है। अब इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज जो है वो प्रेशर भी पुट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ऑन वाइल्ड लाइफ। क्लाइमेट चेंज के बारे में एक रिसेंट रिपोर्ट आई है कि क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन कॉज करने की एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है, और ये माइग्रेशन जस्ट ह्यूमन माइग्रेशन नहीं है, वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन भी शामिल है। अब बहुत सारे स्पीशीज कूलर क्लाइमेट और हायर ऑल्टीट्यूड्स को सर्च कर रहे हैं, इससे सीजनल बिहेवियर चेंज होता है और फिर ट्रेडिशनल माइग्रेशन पैटर्न भी चेंज होते जा रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट द तितर एंड बटेर coming in Pakistan. I'm sorry you will not be able to have them in next 10 or 25 or 30 years. That was not a joke. ठीक है, तो आपको तितर और बटेर नहीं मिलने वाले क्योंकि they are now looking for cooler climate and high altitude. Yes, locust attack is one of them. You're right, disturbing the agriculture. But तितर वाला जो पॉइंट ज्यादा अच्छा था, है ना। अब जी ये शिफ्ट्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंटायर इकोसिस्टम को।
और इसके साथ जुड़ी वेब ऑफ लाइफ को, जो इस पे डिपेंडेंट है। तो एक स्टडी है जी 2020 में हुई कि 1/3 ऑफ ऑल एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज could face extinction by 2070. Just कितने साल रह गए जी? 47। ओके जी, अब नेचर को देख लिया हमने। अब इतनी डिटेल में हमने क्यों देखा है? आपका एग्जामिनर थोड़ा सा भी सियाना हो जाए, वो क्लाइमेट चेंज के नेचर पे इम्पैक्ट लिखते पूछ ले, तो फिर आपने तो डिस्टर्ब हो जाना है। तो खाली नेचर पे भी पूछ सकता है। ठीक हो गया जी? सजेशंस ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम रहेंगी। अब पीपल पे क्या इम्पैक्ट है इसका? जस्ट अ मिनट। अब क्लाइमेट चेंज सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करेगा द वे वी पीपल लिविंग। हाउ? बाय कॉजिंग वाटर शॉर्टेजेस, मेकिंग इट हार्डर टू प्रोड्यूस फूड। इसके साथ साथ जो सडन चेंज है इन वेदर पैटर्न, एंड सो ऑन। इसको देखते हैं। क्लाइमेट चेंज सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करेगा वी लिव। वाटर शॉर्टेज होगी, फूड प्रोडक्शन हार्ड होगी, फिर वेदर पैटर्न्स की चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैसे जी? कुछ रीजन्स डेंजरसली हॉट हो जाएंगी और बाकी रीजन्स अनइनहैबिटेबल हो जाएंगी बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल्स। जो आइलैंड नेशंस हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं, हीट वेव्स, डाउनपोर्स और स्टॉर्म्स जो हैं, वो मोर फ्रीक्वेंट होंगे, इंटेंस होंगे, लाइफ थ्रेट करेंगे और लाइवलीहुड को भी इफेक्ट करेंगे। पीपल इन पुअर कंट्रीज, जो सबसे ज्यादा लीस्ट एबल टू अडॉप्ट होंगे, विल सफर मोस्ट। फूड शॉर्टेज होगी, मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा और स्टंटेड ग्रोथ पे भी इफेक्ट होगा ड्यू टू ऑलरेडी स्कार्स्ड रिसोर्स कंट्रीज पे भी इसका इफेक्ट होगा। ठीक हो गया जी? पीपल के इफेक्ट्स को डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। एनवायरनमेंट हम देख चुके हैं, पोलर आइस और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगी, लो लाइंग कोस्टल एरियाज फ्लडिंग की वजह से डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, नेचर भी देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस, ये भी हम देख चुके हैं। यस, ये जस्ट फैक्ट्स हैं। ठीक है, लेट मी प्लेस देम। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जी। कुछ कंट्रीज के, एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम यानी कि एक डेवलप्ड वर्ल्ड का पार्ट, अर्बन फ्लडिंग जो एक्सट्रीम रेनफॉल जैसे इवेंट्स की वजह से इफेक्ट होगा। पैसिफिक रीजन के लो लाइंग आइलैंड्स
डिसअपियर हो सकते हैं राइजिंग सीज की वजह से। अफ्रीकन नेशंस फूड शॉर्ट सफर कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स को इफेक्ट कर सकते हैं और इंक्रीज रेनफॉल और मोर इंटेंस स्टॉर्म्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड ड्रॉट फेस कर सकता है, रिजल्टेंटली जो उसका वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उसको भी क्लियर इफेक्ट है जो लास्ट ईयर हमने देखा। अब ये तो इंपैक्ट्स हैं, बट इंटरनेशनल एजेंसीज और ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम इज डूइंग। पहला पेरिस एग्रीमेंट है 2015 में, इस एग्रीमेंट ने कुछ प्रिंसिपल सेट किए कि एवरी नेशन ऑन अर्थ कमिटेड है टू सर्टेन एक्शंस जो एम करेंगे at shifting away from dirty fossil fuels and towards cleaner, smarter and greener energy, कि वो अपना लाइफ पैटर्न चेंज करेंगे। और ये ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं ताकि ग्लोबल टेम्परेचर की ऑप्शंस को लिमिट किया जा सके इस सेंचुरी के एंड तक, आइडियली 1.5 डिग्री या 2 डिग्री मैक्सिमम। गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? कंट्रीज को एक तो कहा भी गया है कि वो अडॉप्ट करें सर्टेन टारगेट्स को जो ग्रीन हाउस गैसेस को, उसकी इमिशन को नेट जीरो रखें। अब नेट जीरो समझ लेते हैं जी। नेट जीरो का कंसेप्ट क्या है? कुछ बच्चे इसको पढ़ते भी हैं। नेट जीरो का मतलब होता है कि कोई इमिशन, जो भी इमिशंस की जाएंगी एटमॉस्फेरिक प्लेन्स के अंदर, उनको बैलेंस किया जाएगा एब्जॉर्ब करके इक्विवेलेंट अमाउंट को थ्रू प्लांटिंग ट्रीज एंड सर्टेन पॉलिसीज ऑफ ग्रीन, क्लीनर एंड एफिशिएंट मॉडल ऑफ लिविंग के थ्रू। प्रयास से ये कर रही हैं कि जितनी एमिशंस वो भेजेंगी कोई मसला नहीं है, आप उतना एब्जॉर्ब कर लें ताकि जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है उसको आइडियली 1.5 डिग्री या पेरिस एग्रीमेंट की एग्रीड स्टेटस तक रखा जा सके। कंपनीज क्या कर रही हैं दुनिया में इस टाइम? कंपनीज क्या कर रही हैं? दे आर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। स्टेट्स उनके साथ कंपनीज मिलके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की कर रही हैं, सच एज विंड एंड सोल, ठीक है, जो कि इवन ज्यादा चीपर भी है और मोर पॉपुलर भी है। उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड वो न्यू बैटरी सिस्टम और टेक्नोलॉजीज भी बना रही हैं जो रिप्लेस करेगा 100 of millions ऑफ गैस पावर्ड कार्स को विद जीरो इमिशन व्हीकल्स। हम क्या कर रहे हैं? हम तमाशा देख रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं? चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जरूरी नहीं है डेथ एग्जांपल कोट करें, इट्स नॉट अ फैक्ट के भरपूर ऐसे, बस बात क्लियर जानी चाहिए। चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे हमारी ईटिंग हैबिट है, फ्रॉम द ईटिंग हैबिट, यानी कि आप वेजिटेरियन हो जाएं, चेंज, हेगल ने कहा था कि ओनली चेंज इज परमानेंट एंड दिस इज द मोस्ट लाइकली अ बेस्ट पॉसिबल टाइम। एक फिलोसोफर थे हमारे, आप सबने पढ़ा होगा, हेगल, उन्होंने कहा था कि ओनली चेंज इज परमानेंट एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली द बेस्ट पॉसिबल टाइम
to adopt that change. वो चेंज हमारी ईटिंग हैबिट से, सॉरी ईटिंग नहीं, ईटिंग हैबिट से शुरू होगी, हो सकती है, जो हमारे लिए भी अच्छी है। बर्गर छोड़ें, ठीक है, बर्गर छोड़ें, वेजिटेरियन पे आए, और वो भी उन फर्टिलाइजर्स को यूज करके जो मिनिमम नाइट्रस ऑक्साइड को इमिट करने में रिस्पॉन्सिबल हों। टू, और लिविंग स्टाइल, हम ग्रीन एनर्जी सपोर्ट करें, यूज करें एंड प्रमोट करें, चाहे वो हमारे घर हैं, वेंटिलेशन और इंसुलेशन को बेहतर करके। टू, ओवर डेली लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर करके हमारी हेल्थ में भी बेहतर इफेक्ट होगा और ग्लोब भी दुआएं देगा। साइकिल यूज करें, कार्स की बजाय बसेस यूज करें, बस की बजाय मेट्रो यूज करें, यानी कि बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स करें कि जीरो इमिशंस व्हीकल्स यूज करें। तो चाहे वो हमारी ईटिंग हैबिट है, चाहे वो हमारा लिविंग स्टाइल है, चाहे वो हमारी डेली लाइफ है, इंडिविजुअल अपने पैटर्न्स चेंज करेंगे तो दे कैन पुश देयर गवर्नमेंट्स टू चेंज देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज या इकोनॉमिक प्लान्स टूवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इंडिविजुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता है। तो जब एक इंडिविजुअल उस चेंज को स्टार्ट करेगा तो वही इंडिविजुअल पुश कर सकेगा अपनी रियासत को कि वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज को परस्यू करे while helping the other countries to help the nature। क्या ये सफिशिएंट है एक्टिविटीज? नो। The harm we have done to our nature, the mother nature, requires उतनी अनप्रेसिडेंट एफर्ट्स जितनी अनप्रेसिडेंट एफर्ट्स हैं हमने खराबियां पैदा की। What needs to be done? Keep fossil fuels in the ground. No need to extract them any further. Fossil fuels को ग्राउंड में ही रखें, ये वहीं अच्छे लगते हैं। Invest in renewable energy, green, smart and clear energy. Switch to sustainable transport, चाहे वो मैरीन की हो, चाहे वो एयर की हो, चाहे वो रोड की हो, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को स्विच करें। से नो टू डीजल एंड पेट्रोल एनर्जी, फॉसिल एनर्जीज को नो। रिस्टोर नेचर टू एब्जॉर्ब मोर कार्बन, नेचर को रिस्टोर करें ताकि वो नेचुरल सिंक्स अपनी सलाहियत पे एब्जॉर्प्शन करना शुरू करें, एसिडिफिकेशन कम से कम करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। दे आर क्रूशियल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और जो पॉसिबल एफर्ट्स स्टेट्स कर सकती हैं, इंडिविजुअल कर सकता है, वो करनी चाहिए फॉर फॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, रिड्यूस हाउ मच यू कंज्यूम, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो फैशन है, चाहे वो फूड है, चाहे वो अदर लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, दे ऑल हैव डिफरेंट इंपैक्ट्स ऑन द क्लाइमेट। इसको रिड्यूस करें, 3R पॉलिसीज पे ले जाएं। एंड प्लास्टिक रिड्यूस करें। प्लास्टिक उन तमाम प्रोसेस से गुजरता है जिसमें एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग ऑफ ऑयल हो इनटू प्लास्टिक, चाहे वो पॉलिएस्टर फॉर क्लॉथिंग ही क्यों ना हो, और ये सरप्राइजिंगली कार्बन इंटेंस है। तो प्लास्टिक रिड्यूस करें। फार्मिंग को इंप्रूव करें और डाइट, वेजिटेरियन डाइट्स को इनकरेज करें।
Last but not the least, start climate action at home. ये चीजें और होनी चाहिए. These are the suggestions, possible suggestions. ठीक है. Now 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं जी, 10:40 तक. उसके बाद देखते हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स को किन किन तरीकों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिस ईयर United Nations General Assembly 76th session is all about with the theme of climate change and food security, उसका impact. We're expecting the IPCC 7th report on food security. फिर ह्यूमन राइट पे भी हो सकता है ये आ जाए, या ये नेचर पे भी इसका कोई इफेक्ट आ जाए, सीइंग द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. तो सिंगल टॉपिक भी आ सकता है और कॉम्प्रिहेंसिवली भी आ सकता है. और हम किस तरीके से इसकी आउटलाइन बना सकते हैं वो हम अभी देखते हैं इन 2 minutes. Yes, it was a utopian talk, but what to do? What needs to be done? For you, a person who cannot stop eating KFC, it's a utopian. Let me tell you one thing. Ideas which were ideals confirms the reality now. यूपीएससी का एक ऐसे था, आई थिंक, ठीक है, यूपीएससी का लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर एक ऐसे था. Okay, that was the topic. Reality does not conform to ideal, but confirms it. If that was for Fasiya. Reality does not conform to ideal, but confirms it. And one of the most interesting thing is today's world is millennium ago a theory of ideals. ठीक है. The world we are living in is a millennium ago theory of ideals. ठीक है. Human rationality has the best possible solutions to end every cruelty and social evil. Let's talk about this in a positive way. Okay जी, introduction कैसे हो सकता है, थोड़ा सा ये देखते हैं जी. Start with the topic. I'll suggest you people, हमेशा पहले भी मैंने आपको यही सजेस्ट किया है, ठीक है, और अब भी यही सजेस्ट करूंगा कि start with the topic, straightforward, hit the nail. अब it all depends on the topic कि topic हमें आता कैसे है, but first line इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल लेके जाएं कि climate change is one of the most challenging problems the humanity has ever faced, bigger than war, weapons of mass destruction, pandemics, plague, most challenging problem that humanity has ever faced. What is at stake? At stake are hundreds of millions of lives, innumerable species and ecosystem, the health and the viability of the economy, as well as the future habitability of this planet. अब
Based on the question, based on the topic given, you can change this line. ठीक है, जो टॉपिक आपको दिया जाएगा उसके मुताबिक आप इस लाइन को चेंज कर सकते हैं. बट इफ द टॉपिक इज generic, not specific, you can go with this line or even can improve it by adding any figure of speech or adjective. और फिर अगर वो इसके इंपैक्ट्स सर्टेन ग्रुप पे पूछ ले या मार्जिनलाइज्ड पे पूछ ले, that who is suffering most पूछ ले, या वो पूछे क्लाइमेट चेंज अ फिनोमेना, या पूछ ले इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड पीपल आर सफरिंग मोस्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जैसी बात कर ले तो ऐसी ही यहां पर ही लिख के आप हाउएवर, फिर इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड पीपल आर दोज ग्रुप bearing the negative impacts of climate change, और एडजेक्टिव के साथ उसका शेयर ज्यादा बता. ठीक हो गया जी. अगर वो ह्यूमन राइट इशू पे कह ले तो फिर वुमेन, चिल्ड्रन, पीपल ऑफ कलर, इंडिजीनियस कम्युनिटीज और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज पे ले जाएं. और अगर वो ये कह ले कि क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट और उसकी सजेशन पूछना शुरू कर दे तो फिर आपने ये बात इसी तरीके से लिखने के बाद, थोड़ा सी एक्सटेंशन के बाद, आपने कहना है या डिस्कस करना है कि फॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज इज सॉल्वेबल. ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज we have natural aquifers, observers in the form of forest and oceans, and thanks to the nature that oceans cover 71% of the earth surface. और फिर फॉरेस्ट का कवर आपको डिस्कस करना है, पहले हमने उसको स्टोर करना है. सेकेंडली ह्यूमन एक्टिविटीज चेंज करनी है. इज इट पॉसिबल? सोशियोलॉजी कहती है यस पॉसिबल. सोशल चेंज, we started from hunter gatherers, moved toward different societies, from agriculture society to pre-industrial to post-industrial, to pre-industrial to industrial and post-industrial. ट्रांजिशन शो करती है कि ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हुई है, चेंज हुई है. ये ह्यूमन सोसाइटी एक दफा फिर इवॉल्व भी हो सकती है. तो फॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज इज सॉल्वेबल, क्योंकि इसकी दोनों पैटर्न्स, चाहे वो नेचुरल अब्जॉर्बर्स हों, ओशन और फॉरेस्ट, उनको सेव किया जा सकता है, और एक तो उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा है. उसके साथ साथ ह्यूमन सोसाइटी आज की शो करती है कि ऑलरेडी ये इवॉल्व हो चुकी है, तो एक और एवोल्यूशन भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी. प्लस now world has the technologies, now the science, frameworks, people, and the most importantly human rationality. कुछ बातें ऐड करके हम एग्जामिनर को लिटरेरी राइटिंग में लेके जा सकते हैं. एक तो ये सॉल्वेबल है क्योंकि टेक्नोलॉजी है, साइंस है, फ्रेमवर्क्स है, लोग हैं, और फिर ह्यूमन रेशनैलिटी है, और ये एक्सटेंड भी की जा सकती है. यहाँ पर इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर को बताया जा सकता है कि कैसे
Now, added few lines, जितना जल्दी हो सकती थी ये भी ऐड किया जा सकता है कि fortunately climate change is solvable. सबसे पहले thanks to nature, globe has natural absorbers the shape of forest and oceans with major share of the surface of the earth. And secondly, the social change and evolution of society since ages show that one more evolution for Mother Earth is still possible and need of the time. For sure, world has the technologies, the science, the frameworks, and the people, and most importantly, human rationality. It is now in need of the global leadership, enforced governance mechanism, and the courage to change the course. Okay? Now, this is the introduction of, let me tell you, 160 words, more than enough. Is it clear, Ji? Now, let's move toward outline. मैं outline के primary header पे आपको लेके चलूंगा. Yes, अगर वो पूछेगा, depend upon the statement he is asking. ठीक है, अब वो अगर हमें पूछेगा, but उसको एक पॉजिटिव इमेज देना है हमने. इंट्रोडक्शन जी. अगर तो एक्सपोजिटरी ऐसे होगा तो आप 1.1, 1.2, 1.3 पे जाएंगे. अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो सेम 1.2, 1.3 तक जाएंगे. और अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा तो आप इसके अंदर लिखना चाहें तो थीम टॉपिक देंगे. Now, in case of expository and descriptive essay, climate change, आप इसकी एनालिसिस करेंगे. What you can do, you can define here, describe and compare and contrast with pre-industrial society. ठीक है, इसके डिफरेंट पोर्शन को आप डिस्कस कर सकते हैं. 2.1, 2.2, 2.3 में नहीं भी करना चाहते तो फिर भी ओके है, बट पैराग्राफ में आप यही करेंगे. डिफाइन, डिस्क्राइब एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे, यानी कि एक्सपोजिटरी मेथड्स को यूज करेंगे. फिर आप क्या करेंगे, आप काजेस ऑफ यहां पर आप कुछ फैक्ट्स देते जाएंगे जो शो करेंगे कि भाई क्लाइमेट चेंज और रियलिटी है अराउंड द ग्लोब. और मैक्सिमम 3.1, 3.2, 3.3 तक जा सकते हैं. यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो रहा होगा, डिस्क्राइब और डिस्कस हो रहा होगा. यहां उसकी रियलिटी एक्सप्लोर कर रहे होंगे आप. ठीक है, यानी कि रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज
या यू समझ लें व्हाट यू आर डूइंग हियर, क्लाइमेट चेंज एंड नेचर, क्लाइमेट चेंज एंड, उसमें आप इकोसिस्टम डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से आप जाएंगे। 4 क्या करेंगे आप, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसके 2 सेट्स बनाएंगे। पहला 4.1 नेचुरल कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, दूसरा इसमें आप 4.1.1 देके सारे कॉजेज कंबाइन करेंगे। 4.2 में आप एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज डिस्कस करेंगे। 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 सम अप करेंगे इकट्ठे, देखो बड़ी कंप्रिहेंसिव नहीं जाएगी कहानी। 5 impacts of climate change, आप 5.1 नेचर इकोसिस्टम, इसके साथ इम्पैक्ट 5.2 सोसाइटीज या combine, then impact 5.3, ठीक है। ये अगेन आप नेक्स्ट इम्पैक्ट लिखेंगे जो कि इंडिविजुअल पे होगा 5.4। पहले आपने क्या किया है, एक एनालिसिस दिया है, हम इसको कहते हैं इनवर्स ट्रायंगल मेथड। पहले नेचर, ह्यूमन, सोसाइटी और इंडिविजुअल पे दे दिया, दैट इज गुड। फिर इकोनॉमिक इंपैक्ट देंगे जो कि इकोनॉमिक इंपैक्ट शो कर रहा होगा, वर्ड नहीं लिखेगा इकोनॉमिक इंपैक्ट, ऑन ग्लोब, स्टेट एंड इंडिविजुअल, इस सेंस में जा रहा होगा। सोशल इंपैक्ट सेम, ग्लोब, और ऊपर इस फाइल में ये सब कुछ है पड़ा आपकी आउटलाइन कंप्लीट करने के लिए। आप बड़ी कुछ डिटेल नहीं लेके जाएंगे। सोशल इंपैक्ट देंगे तो नेचर पे भी हो गया, ह्यूमन पे भी हो गया, हर जगह पेस्ट नहीं लगेगा। पॉलिटिकल इंपैक्ट जरूरी नहीं है पहले, ठीक है। फिर लास्ट में दें इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट कि भाई ये जो एक्शंस ऑफ ग्लोबल पावर है उसमें जो इस रेस को विन करेगा, फिर वो इफेक्चुअली इसका जो ग्लोबल चैंपियन होगा या ड्राइवर होगा, तो वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी फ्यूचर में लीड कर सकता है। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सजेशंस। For mitigation of the climate change,
सेम या इससे पहले भी आप ये दे सकते हैं, अवेलेबल फ्रेमवर्क्स, policies and actions to handle to fight against the global climate change. आप ये भी दे सकते हैं इन वन हेडर कि अवेलेबल फ्रेमवर्क्स क्या हैं, पॉलिसीज और एक्शन जो इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट में अवेलेबल हैं, और उसकी कोई फर्दर हेडिंग देने की जरूरत नहीं है. इट विल शो एग्जामिनर दैट यू नो दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड यू नीड टू डू समथिंग एल्स. तो फिर सजेशन देंगे मिटिगेशन एडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स. ठीक है. क्रिएट कंक्लूजन and depends upon your write up. आपने ऊपर क्या लिखा है, अगर आपने ऊपर सम अप समराइज अच्छे तरीके से कर लिया है तो फिर आप फ्यूचर विद इन क्लाइमेट चेंज एंड विदाउट क्लाइमेट चेंज, अगर मैं हूंगा तो मैं इसको जरूर डिस्कस करूंगा कि फ्यूचर क्या है विद इन क्लाइमेट चेंज और विदाउट क्लाइमेट चेंज का, और मैं 9th में कंक्लूड करूंगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको ऊपर समराइज करना कितना अच्छे तरीके से आया है, या आपने 5 सबों की आउटलाइन बनाई है और कुछ भी नहीं अच्छी वो, तो ये आप पे डिपेंड करेगा. क्लियर हो गया जी. ये फाइल आप लोगों को मैं थोड़ी सी देर में, बल्कि कल सेंड कर सकूंगा, आज नहीं सेंड कर सकूंगा. आई हैव टू गो समवेयर. No, we cannot start our introduction with defining key terms. Mayor Anwar, don't do this यार. कम से कम आज हमारा 5वां लेक्चर है. आज हमारा 5वां लेक्चर है और हम ये बात पहले कर चुके हैं. जी मैं जीएसए की फाइल भी सेंड करा देता हूँ आज, बल्कि मैं लैपटॉप ले जाता हूँ घर. इंट्रोडक्शन के बाद भी कैन हमने यार लिखा तो है जालम, ये देखो क्या लिखा है. व्हाट इज दिस? डिफाइन, डिस्क्राइब एंड कंपेयर. तो इंट्रोडक्शन के बाद तो हम कर सकते हैं. ये आपने, इट मींस कि यू आर नॉट फॉलोइंग यार दिस बेसिक थिंग. ये मैंने लाइन लिखी है इसलिए कि आप डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं. यहां जो करना है करें एक्सपोजिटरी ऐसे में. फिर दुनिया घुमा के उसको क्लाइमेट चेंज की रियलिटी बताएं, बट छोटा हिस्सा, ये शेयर ज्यादा नहीं होगा हेड 3 का. फिर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसको भी जल्दी जल्दी सम अप करने की कोशिश करें. फिर इम्पैक्ट्स पे आए, वो कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए. फिर अवेलेबल फ्रेमवर्क्स बताएं एंड फिर सजेशंस बताएं. ये सजेशंस भी कॉम्प्रिहेंसिव जानी चाहिए. ठीक है. एंड देन फ्यूचर विद इन क्लाइमेट चेंज, 6-7 लाइंस का पैराग्राफ बनाएं कि क्लाइमेट चेंज के साथ फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा. नेचर से एक्सटिंक्ट हो गई अगर मेरीन लाइफ, प्लांट्स, फ्रस्ट्रेशन. अगर एसिडिक हो गया तो ऑलरेडी जो ह्यूमन सोसाइटीज को थ्रेट्स हैं वो कितने खतरनाक हो जाएंगे. और अगर क्लाइमेट चेंज को हैंडल कर लिया गया, पेरिस पीस एग्रीमेंट्स को पूरा कर लिया गया, तो फिर फ्यूचर कैसा होगा. प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, एमिकेबल पीस, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी. जो ह्यूमन रेशनैलिटी और टेक्नोलॉजी या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने अपॉर्चुनिटीज दी हैं, तो ऐसा होगा. फिर कंक्लूड. ठीक है जी. देनी है यार वजाहत. अगर मैंने यहाँ नहीं लिखी तो मैंने ये कहा नहीं है कि नहीं देनी, मैंने कहा देनी है, बस मैंने वो लिखी नहीं है, टाइम सेव की है. यस, प्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है, आखिरी महीने की तैयारी नहीं होती.
जी जी, शुक्रन, आपको ये एहसास हुआ कि एनर्जी भी सेव की हमने। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। आप लोगों के साथ हमारी पहली पहली नहीं, दूसरी थीम थी। कल हम एक और थीम के साथ मूव करेंगे, वो भी सोशल सेक्टर से ही थीम आएगी कोई। ठीक है, उसके साथ हम चलेंगे, देन फिर नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।